हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। घूमने जाने के लिए सुबह टूर ग्रुप के लगभग सब मेंबर्स होटल की लॉबी में इकट्ठा हो गए थे। परदेश में हिंदी सुनकर सुधीर काफ़ी एक्साइटेड हुआ। हालांकि सुधीर ने तुरंत उन लोगों की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, यह मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी भांजी है। सुधीर ने यह बोला तभी विलियम भी लॉबी में पहुंच गया था। उसे पता चल गया कि यह बात बोलने वाला व्यक्ति सुधीर ही था। उसने सोचा कि जैनी सुधीर की भांजी है, इसका मतलब। अचानक सुधीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बात को घुमाते हुए कहा, दरअसल यह मेरी भांजी नहीं है, थोड़े दूर के रिश्ते में लगती है। यह लड़की घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखती है। अब देखो ना, यहाँ अपने काम से आई थी फिर भी मुझे लेकर आई, बोली कि आपको रोम घुमाना है। यह सुनकर किसी ने कहा, दूर की रिश्तेदार होने के बावजूद देखो कितना ख्याल रख रही है। वैसे इसका नाम क्या है? फिर से सुधीर ने जल्दबाजी में बोल दिया, इसका नाम सॉरी, इसका कोई तो इंग्लिश नाम है, मैं भूल गया। यह कहते हुए सुधीर अपना सर खुजाने लगा, कहते हुए कि उसे याद नहीं आ रहा है। उसके आसपास खड़े सब अंकल लोग हंसने लगे। अरे भाई, हमें इंग्लिश समझ आती तो इस टूर गाइड की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? हमें इस लड़की का हिंदुस्तानी नाम बताओ। सुधीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने अंतरा की तरफ देखकर इशारा किया कि अब वही कुछ बोले। अंतरा आगे आई और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकल मेरा नाम रीतू है। उसके बाद सब लोग अंतरा के पास अपने बेटे बेटियों की शिकायत करने लगे कि वो लोग उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और न जाने क्या क्या। इस वजह से वहाँ बहुत शोर होने लगा। तब तक एक सीटी बजी और सब लोग चुप हो गए। सब ने देखा कि प्रेम ने वो सीटी बजाई थी। उसने ज़ोर से चिल्लाया, आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं सबकी हाजिरी लगा रहा हूँ। अगर सब लोग आ गए हैं तो हमें निकलना चाहिए। इतना कहने के बाद प्रेम एक के बाद एक सबका नाम बोलता गया और सामने से जवाब आते ही उनके नाम के आगे टिक मार्क करता गया। सबका नाम बोलने के बाद आखिर में अंतरा और सुधीर के नाम बचे थे। उन दोनों को तो प्रेम ने पहले ही देख लिया था। किसी ने कहा, सब लोग आ गए हैं, चलो निकलते हैं। प्रेम ने कहा, नहीं, अभी तक एक आदमी नहीं आया, रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ चुका हूँ। भीड़ के बीच से आगे आते हुए विलियम ने कहा। उसे देखकर अंतरा हैरान हो गई। विलियम, आपने भी इस ग्रूम के साथ बुकिंग की थी? विलियम ने हाँ में अपना सर हिलाया। दरअसल मैं भी यहाँ घूमने आया हूँ और अगर हिंदुस्तानी ग्रुप के साथ घूमने को मिले तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। यह जानकर अंतरा को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही विलियम उसके साथ कमरे में था, पर तब उसने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। विलियम को देखकर अंतरा को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रोम घूमने आया हो, पर फिर भी पता नहीं, वैसे भी अमीर लोग कभी कभी अजीब हरकतें करते हैं। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब प्रेम ने सबको लाइन से बस में बैठने के लिए कहा। सब लोग धीरे धीरे बस के अंदर बैठने लगे। सब बुजुर्ग होने की वजह से धीरे धीरे चल रहे थे, जिससे ज़्यादा टाइम लग रहा था। इस वजह से सबसे पीछे खड़ी अंतरा इरिटेट होने लगी क्योंकि जितना वक्त सबको बस में चढ़ने में लगेगा उतना उतरने में भी लगेगा और पूरे दिन में पता नहीं बस से कितनी बार चढ़ना उतरना पड़ेगा। आखिरकार सब लोग बस में बैठे और बस वहाँ से निकल गई। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग कॉलेजियम पहुँचे। सब लोग धीरे धीरे उतरने लगे। सबसे आखिर में अंतरा और सुधीर उतरे। सामने का नज़ारा देखकर सुधीर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए, अंतरा, इस जगह को मैंने टीवी पर देखा था। अंतरा? विलियम, जो कि उन लोगों से थोड़ा पीछे ही चल रहा था, उसे ऐसा लगा कि किसी ने अंतरा का नाम बोला। हालांकि अगले ही सेकंड जैनी ने सुधीर को टोक दिया, अंकल, आप फिर भूल गए कि मेरा नाम जैनी है। सुधीर ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिला दी। क्या करूं बेटा, अब उम्र हो गई है ना, तो कुछ ठीक से याद नहीं रहता। पीछे से विलियम ने धीमी आवाज़ में पूछा,
चैनी का हिंदुस्तानी नाम अंतरा है। अंतरा ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, मेरा नाम तो रितु है। यह सुनकर विलियम ने कहा, अच्छा नाम है, आपकी माँ ने आपका नाम रखा था? चैनी ने मना किया और बताया कि उसके पिता ने उसका नाम रखा था। विलियम ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला दिया। एक बेमतलब बात शुरू हुई और जल्दी ख़त्म भी हो गई। विलियम ने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश की, पर अंतरा बेवकूफ़ नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि विलियम उसे टेस्ट कर रहा था। हालांकि उसे वजह नहीं पता थी कि वो क्यों ऐसा कर रहा था। पिछली रात सुपरमार्केट में उन दोनों की मुलाकात हुई, वो बात समझ आती थी, पर आज सुबह उसका अचानक कमरे में दलिया खाने आना, उसके बाद टूर ग्रुप को ज्वाइन करना अजीब था। और इतने अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर आने के बाद भी विलियम को उसके हिंदुस्तानी नाम के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। अंतरा को ख्याल आया कि कहीं वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा था, पर वो ऐसा क्यों करेगा? अंतरा ने उसे रूम नंबर 607 नहीं दिया था, इसलिए अंतरा ने सोचा कि अगर यही बात है तो उसे रूम बदल लेना चाहिए था। अंतरा को किसी भी तरह की मुसीबत अपने सर नहीं चाहिए थी। अचानक अंतरा ने विलियम से पूछा, आप पहले कभी रोम आए हो? जवाब में विलियम ने कहा, हाँ 2-3 बार। और आप? अंतरा ने बताया, मैं पहली बार आई हूँ। मैं इंग्लैंड में स्टडी कर रही थी, इसलिए दूसरी किसी कंट्री में घूमने का वक्त ही नहीं मिला। विलियम ने कहा, ट्रैवलिंग की हॉबीज़ सबसे बेस्ट होती है। इससे ना सिर्फ आपको नई नई जगह देखने को मिलती है, बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे कि रोम का आर्किटेक्चरल स्टाइल काफ़ी अनोखा है। आजकल के आर्किटेक्ट्स को यहाँ का आर्किटेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। शायद आप भी यहाँ इसीलिए आई होंगी, है ना? यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हो गई। पर आपको कैसे पता चला कि मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है? विलियम धीरे से हंसा। चैनी, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितनी फेमस हो चुके हो। 30 साल की उम्र में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ जीतने वाली आप दूसरी इंडियन हो, और अवार्ड सेरेमनी के वीडियोस अब तक लगभग 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। यह सब सुनकर अंतरा की भौहें उठ गई। वो यह सब सोच रही थी, तब विलियम ने आगे कहा, मैंने भी वो वीडियो देखा है। हालांकि मैं लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाया था, क्योंकि उस वक्त मैं फ़्लाइट में था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जैनी, कि आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। विलियम की बातें सुनकर अंतरा को अंदाज़ा आ रहा था कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। अंतरा ने पूछा, क्या आप भी एक आर्किटेक्ट हो? विलियम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आर्किटेक्ट तो नहीं, पर आधा आर्किटेक्ट समझ लो। अंतरा ने कहा, तो फिर आप ज़रूर अपनी कंपनी की हायरिंग के लिए रोम आए होंगे। यह सुनकर विलियम की भौहें उठ गई। और आपको ऐसा क्यों लगता है? अंतरा ने गहरी सांस ली और विलियम के कपड़ों की तरफ देखा। आपके कपड़े और पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी कंपनी की बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। और अभी अभी आपने कहा कि आप आधे आर्किटेक्ट हो, तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपकी कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में होगी। और आजकल रोम प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ की वजह से सुर्खियों में है। मैंने यह अवार्ड जीत लिया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप मुझे हायर करने के लिए मेरा पीछा कर रहे हो। विलियम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली आप सही कह रही हो। अंतरा ने कहा, सॉरी मिस्टर विलियम, लेकिन मैंने और मेरे पार्टनर ने पहले ही अपना खुद का ऑफिस शुरू करने का प्लान कर लिया है। मेरा किसी कंपनी को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनते ही विलियम ने पूछा, कंपनी ना ज्वाइन करने की कोई ख़ास वजह? अंतरा ने जवाब में बताया, मुझे किसी के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। मुझे अपने तरीके से काम करना पसंद है, इसलिए 9 to 5 ऑफिस में बैठकर काम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। खैर, अगर आप चाहो तो मैं आपकी कंपनी के लिए किसी और को रिकमेंड कर सकती हूँ। विलियम ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वरना इस लोकेशन पर घूमने का टाइम निकल जाएगा। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और वो लोग आगे चलने लगे। टूर गाइड प्रेम रोमन कॉलोजियम के बारे में पूरे ग्रुप को जानकारी दे रहा था। सुधीर को यह सब सुनने में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसने अंतरा से कहा, बेटा रितु, इस टूर गाइड की आवाज़ यहाँ तक ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, हम थोड़ा आगे चलें। अंतरा को भी विलियम से बात नहीं करनी थी
और सुधीर की इस बात के साथ उसे विलियम से पीछा छुड़ाने का बहाना मिल गया। वो तुरंत तैयार हो गई और सुधीर को लेकर आगे चली गई। कुछ देर बाद ग्रुप में से कुछ लोग थक गए। प्रेम ने अनाउंस कर दिया कि जिसे आराम करना है आराम करे और जिसे घूमना है घूमे, पर 2 घंटे बाद सब लोग बस के पास पहुंच जाएं ताकि सब अगली लोकेशन पर जाने के लिए निकल सकें। कुछ लोगों से सुधीर की दोस्ती हो गई थी। जब उन लोगों ने सुधीर को उनके साथ चलने के लिए बोला तो वो बहुत खुश हो गया। उसने अंतरा के पास आकर उसके साथ इस बारे में बात की। अंतरा को पता था कि वो लोग उसके मामा के हम उम्र थे, इसलिए उसने सुधीर को उन लोगों के साथ जाने के लिए कहा और बताया कि वो वहीं पर उसका इंतज़ार करेगी। सुधीर के जाने के बाद अंतरा एक जगह पर बैठ गई। तब तक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। लगता है आप थक गईं। यह विलियम की आवाज़ थी। अंतरा को उसके आने से कोई हैरानी नहीं हुई। इंसान के बोलने या करने के पीछे हमेशा एक मकसद रहता है। पिछले 4 सालों में पहली बार अंतरा ने यही सीखी थी। विलियम आकर अंतरा के पास बैठ गया। वो अंतरा के पीछे पड़ा है, यह बात भले ही उसने छुपाई नहीं थी, फिर भी वो अंतरा से थोड़ी दूरी बनाकर ही बैठा था ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो। थोड़ी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। आखिर खामोशी को तोड़ते हुए विलियम ने कहा, रोम का यह कोलोसियम कभी खून, कत्लेआम और हिंसा से भरा हुआ था। यहाँ परफॉर्मेंस देख रहे लोगों में से किसी ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि यह जगह कुछ 1000 सालों बाद एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी। विलियम की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। अंतरा ने कहा, हाँ, पर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। विलियम ने अंतरा की बात आगे बढ़ाई। सही कहा आपने, वक्त इंसान को बदलने पर और लोगों को भूलने पर मजबूर कर देता है। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, तो मतलब आप भी अपनी एक्स वाइफ को अब तक भूल गए होंगे ना? विलियम ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप शायद भूल रही हैं कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। भले ही वो अभी ज़िंदा नहीं है, पर मेरे दिल में वो अभी भी ज़िंदा है। उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने उसे डाइवोर्स नहीं दिया था, इसलिए उसे मेरी एक्स वाइफ नहीं कहा जा सकता। अंतरा ने अपनी नज़रें झुकाकर सॉरी कहा। विलियम ने उसे माफ़ कर दिया। कोई नहीं, आज भी मैं यह सोचता हूँ कि उस दिन उसकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो वैसे भी एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो मैं एक जिंदा लाश बनकर ही अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर देता। अंतरा से अब सब्र नहीं हुआ और उसने कह दिया, लेकिन फिर भी वो चल बसी और आप अभी भी ज़िंदा हो। विलियम ने हाँ में सर हिलाया और कहा, लेकिन पता नहीं क्यों, पर आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी वाइफ मरी नहीं है। वो दुनिया के किसी कोने में इंतज़ार कर रही है कि मैं उसके पास जाऊं और उसे अपने घर वापस ले चलूं। यह सुनकर अंतरा दंग रह गई। विलियम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरी वाइफ काफ़ी समझदार थी। वो छोटी छोटी बातों पर कभी गुस्सा नहीं होती थी। और जैनी, आपको इत्तेफाक की बात पता है, मेरी वाइफ को भी आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। दरअसल उसका बचपन काफ़ी तकलीफ़ों में बीता था, जिस वजह से वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई नहीं कर पाई। अंतरा अचानक हंस पड़ी। विलियम, क्या आपको यह लगता है कि मैं आपकी स्वर्गवासी पत्नी जैसी दिखती हूँ? अंतरा ने सीधा मुद्दे की ही सवाल पूछ लिया। विलियम भी कुछ छुपाना नहीं चाहता था। उसने अंतरा को जवाब देते हुए कहा, आपने सही कहा, आप बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। आप रूम नंबर 607 में रहती हो। हम दोनों इसी नंबर के कमरे में रहते थे। मेरी वाइफ की माँ भी बहुत अच्छी आर्किटेक्ट थी। मेरी वाइफ को यह कला अपनी माँ से विरासत में मिली थी। आपने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ जीता है। इसके अलावा आपके साथ जो अंकल टूर पर आए हुए हैं, इत्तेफाक से वो मेरी वाइफ के सगे मामा हैं। यह सुनते ही अंतरा का पर्स उसके हाथ से नीचे ज़मीन पर गिर गया और उस पर धूल लग गई। विलियम ने झुककर पर्स उठाया और अपने हाथों से उसे साफ किया। उसके बाद उसने अंतरा के हाथों में पर्स रखते हुए कहा, जैनी, शायद मैं आपको थोड़ा ढीठ लगूं, पर क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगी? अंतरा का हाथ थोड़ा कांप उठा। उसने अपने पर्स को इतना कस कर पकड़ लिया जैसे पानी में डूबता हुआ कोई इंसान लकड़े के टुकड़े को पकड़ लेता है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा,
विलियम, यह कोई प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज की अवार्ड सेरेमनी नहीं है कि मुझे आपके सवालों के जवाब देने पड़े। यह सुनकर विलियम अंतरा के थोड़ा नज़दीक आया और कहा, आपने सही कहा, पर आपने मेरी बात से इनकार भी नहीं किया। अंतरा की भौहें सिकुड़ गई, पर उसे पता था कि वो इस वक्त पैनिक नहीं हो सकती। उसे बिल्कुल शांत रहने की ज़रूरत थी। अंतरा ने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी बात से इसलिए इनकार नहीं किया क्योंकि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। देखिए मिस्टर विलियम, आपको मेरे बारे में गलतफहमी हुई, उसके लिए सॉरी। मैं समझती हूँ कि आप अपनी स्वर्गवासी पत्नी को भूल नहीं पाए हैं। हो सकता है कि मैं आपकी वाइफ जैसी दिखती हूँ, पर मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स अभी तक जिंदा हैं। वो लोग इंग्लैंड में रहते हैं और मेरी माँ आर्किटेक्ट नहीं बल्कि एक पियानो टीचर हैं। उन्हें आर्किटेक्चर का ए भी नहीं आता। और रही बात रूम नंबर 607 में रहने की, तो उसकी सिर्फ यह वजह है कि मुझे ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं है। विलियम चुपचाप अंतरा की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले थे, पर वो दुविधा में ज़रूर पड़ गया था। अंतरा भी मन ही मन सोचने लगी कि किस्मत भी उसके साथ क्या खेल खेल रही है। पहले रूम नंबर 607, उसके बाद विलियम, उसके बाद दलिया, उसके बाद टूर ग्रुप। यह सब कुछ किस्मत ने इसलिए किया क्योंकि वो इस आदमी को उसके सामने लाना चाहती थी। हालांकि अब अंतरा पहले वाली अंतरा नहीं थी। उसने अपने चेहरे के साथ खुद को भी बदल दिया था। दूसरी तरफ विलियम यह सब जानकारी काफ़ी देर तक हजम नहीं कर पाया। लंबी खामोशी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको सनलाइट क्यों पसंद नहीं है? अंतरा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि लड़कियों को काले हो जाने का बहुत डर रहता है। यह डर मुझे भी है। विलियम ने पूछा कि क्या बस यही एक वजह है? अंतरा ने हामी भर दी। विलियम इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। उसने कहा, तो फिर सुधीर बंसल ने ऐसा क्यों कहा कि आप उनकी भांजी हो? अंतरा ने जवाब में कहा, उन्होंने यह कहा था कि मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। पर हाँ, इस हिसाब से मेरा आपकी स्वर्गवासी पत्नी के साथ जरूर रिश्ता है। उनके सगे मामा मेरे दूर के रिश्ते में है। हो सकता है शायद इसलिए मैं उनके जैसी दिखती हूँ। यह सुनने के बाद विलियम ने कुछ नहीं कहा। अंतरा भी यहाँ बैठकर खुद का बचाव नहीं करना चाहती थी। वो उठी और कहा, मुझे लगता है अब आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब हमें अपने अपने रास्ते चलना चाहिए। आपके पास करने को और भी बहुत सारा काम होगा, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर अंतरा वहाँ से चली गई। सुधीर और उसके दोस्त एक बोर्ड के सामने खड़े थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उस बोर्ड पर क्या लिखा है। अंतरा को अपनी तरफ आता देखकर सुधीर ने जल्दी से कहा, जैनी, इस पर क्या लिखा है, जरा हमें बताओगी? अंतरा ने ट्रांसलेट करके बताया कि उस बोर्ड में रेलिंग को पार ना करने की और कचरा इधर उधर ना फेंकने के बारे में सूचनाएं लिखी हैं। अंतरा की बात सुनकर उन लोगों ने हाँ में सर हिलाया। सुधीर ने अंतरा से कहा, बेटा, यह सब लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सोच रहा था कि मैं भी उनके साथ जाकर थोड़ा घूम लूं। तुम साथ चलोगी? अंतरा ने ना में अपना सर हिलाया। आप जाओ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सुधीर के जाने के बाद अंतरा एक जगह जाकर बैठ गई और अपना फ़ोन निकाला। उसमें ऋषभ का एक मिस्ड कॉल था और अंतरा की असिस्टेंट एलिस ने एक ईमेल भी किया था। अंतरा ने ईमेल ओपन किया तो उसमें लिखा था कि एलिस ने अंतरा को कॉल करने की बहुत कोशिश की, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। इसलिए एलिस ने ऋषभ को कॉल किया और ऋषभ ने अंतरा को। अंतरा ने सीधा एलिस को कॉल लगाया। एक रिंग बजते ही एलिस ने फ़ोन उठा लिया। जैनी, फाइनली तुमसे कांटेक्ट हो ही गया। अंतरा को एलिस की छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की आदत पता थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ एलिस? इसके जवाब में एलिस ने हंसते हुए कहा, गुड न्यूज़ है। तुम्हारे अवार्ड जीतने के बाद दुनिया भर की रियल एस्टेट फर्म्स और बिल्डर्स तुम्हें हायर करने के लिए ईमेल पर ईमेल भेज रहे हैं। उनमें से अच्छी अच्छी कंपनीज के ईमेल फ़िल्टर करके तुम्हें फॉरवर्ड किए हैं। प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। अंतरा ने हामी भरी। एलिस ने आगे कहा, और हाँ, ऋषभ को तुम्हारे लिए बहुत टेंशन हो रही थी। उसे प्लीज़ एक बार कॉल कर लेना। अंतरा एक पल के लिए हिचकिचाई
और फिर कहा, उसे मेरा मैसेज दे देना कि यहाँ पर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एलिस ने कहा, ठीक है, मैं उसे मैसेज दे दूंगी। हैव ए गुड टाइम जैनी, बाय। इतना कहने के बाद एलिस ने फ़ोन रख दिया। एलिस बेचारी इतनी भोली थी कि उसे पता ही नहीं था कि अंतरा का ऋषभ से फ़िलहाल बात ना करना ही बेहतर था। अंतरा ने फिर से अपना ईमेल अकाउंट ओपन किया और ईमेल्स पढ़ने लगी। एलिस ने बेस्ट कंपनीज के नाम भेजे थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फेमस थी। एक का हेडक्वार्टर फ्रांस में था, एक का अमेरिका में, एक का इंग्लैंड में और एक का इंडिया में। इंडिया वाली कंपनी को अंतरा अच्छे से जानती थी, जिसका नाम आर्य कॉरपोरेशन था। लेकिन अब आर्य कॉरपोरेशन में आहूजा ग्रुप और जिंदल ग्रुप भी मर्ज हो चुके थे और इस कंपनी के मालिक का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो 4 साल पहले वाला आदमी और भी ज़्यादा रहस्यमय हो गया था। अंतरा को बस एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि नीरज कश्यप की कंपनी को उसने छुआ तक नहीं था, क्योंकि कश्यप कॉरपोरेशन पूरी तरह जिंदल ग्रुप पर डिपेंडेंट था। पर जिंदल ग्रुप को जब आर्य कॉरपोरेशन में मर्ज किया गया तब कश्यप कॉरपोरेशन को अलग ही रखा गया। और इतना ही नहीं, कश्यप कॉरपोरेशन में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया गया था। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। भले ही वो कंपनी आर्य कॉरपोरेशन जितनी बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन कश्यप कॉरपोरेशन 4 साल पहले तक जिस लेवल पर था उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका था। कश्यप कॉरपोरेशन याद आते ही अंतरा को तन्वी की याद आ गई। अंतरा की मौत की खबर सुनकर तन्वी लगभग 1 महीने तक रोती रही। एक जोशीली, क्यूट, मुंहफट और हमेशा खुश रहने वाली लड़की अचानक उस दिन से शांत हो गई, जैसे कि वो एकदम से मैच्योर हो गई हो। अंतरा को कई बार मन किया कि वो तन्वी को कॉल करके एक बार बात कर ले, पर वो हर बार उसका नंबर डायल करके तुरंत ही फ़ोन काट देती थी, क्योंकि अंतरा को लगता था कि अगर उसे यह नई ज़िंदगी जीनी है तो अतीत से सारे नाते तोड़ने पड़ेंगे। रही बात तन्वी की, तो वो उससे आगे चलकर किसी न किसी तरीके से मिल ही लेगी और सच्चाई बता देगी। अंतरा ने इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और एलिस की शॉर्ट लिस्ट की हुई कंपनीज के बारे में सोचा। हर कंपनी के बारे में डिटेल्ड जानकारी हासिल करने के बाद अंतरा ने इंग्लैंड की कंपनी चुनी और एलिस को रिप्लाई किया। शायद एलिस कंप्यूटर के सामने ही बैठी थी। उसका तुरंत रिप्लाई आया कि अंतरा ने आर्य कॉरपोरेशन क्यों नहीं चुनी। एलिस ने बताया कि यह कंपनी उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। उसका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी थे। अंतरा को यह सब पहले से पता था, फिर भी अंतरा ने मना कर दिया और एलिस को बता दिया कि इंग्लैंड की कंपनी ही फाइनल है। यह सब होते होते टूर गाइड प्रेम का दिया हुआ 2 घंटे का टाइम खत्म होने आया था। अब कोलोजियम से सबको निकलना था। सब लोग वापस बस में बैठ गए। प्रेम वापस से सबकी हाजिरी लगा रहा था। अपनी सीट पर बैठकर सुधीर अभी जहाँ जहाँ घूमने गया था उसके बारे में अंतरा को बता रहा था। अंतरा भी शांति से मुस्कुराते हुए उसे सुन रही थी। सब लोग आ चुके थे, इसलिए प्रेम ने ड्राइवर से चलने के लिए कहा। तब तक किसी ने बोला, अरे रुको प्रेम भाई, एक आदमी आना बाकी है। हमारे साथ एक नौजवान था ना, लंबा और हैंडसम सा, वो अभी तक नहीं आया है। प्रेम ने कहा, उसे इंडिया में कोई अर्जेंट काम आ गया है तो वो निकल गया। यह जानकर सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बोलने लगे कि इतना सारा पैसा खर्च करके वो 2 मिनट में वापस भी चला गया। प्रेम ने कहा, अरे भाई, वो कोई छोटा आदमी नहीं लगता, वो किसी बड़ी कंपनी का बिग बॉस होना चाहिए। 500 यूरोज उसके लिए हाथ का मैल होगा। यह सुनकर एक अंकल ने बोला, अगर कोई इतना अमीर है तो फिर एक छोटे टूर ग्रुप में क्यों आएगा। प्रेम ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, शायद उसका कोई खास मकसद होगा। सब लोग समझ गए कि प्रेम का इशारा किस तरफ है। यह लड़की जो कि अपने अंकल के साथ आई है वो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी समझदार भी लगती है। हो सकता है कि बिग बॉस को वो पसंद आ गई हो और उसके पीछे पीछे वो इस टूर ग्रुप में आ गया हो। सुधीर ने यह सब फुसफुसाहट सुनी थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अंतरा से कहा, बेटा तुम खिड़की वाली सीट पर बैठ जाओ, मुझे बाहर देखकर चक्कर आ रहे हैं। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और अंदर की सीट पर चली गई और सुधीर बाहर वाली सीट पर आ गया ताकि कोई भी अंतरा को देख न सके।
यह करके सुधीर ने सबके सामने अपनी नाराज़गी जता दी, जिससे सब लोग समझ गए और गॉसिप करना बंद कर दिया। सुधीर ने धीमी आवाज़ में अंतरा से पूछा, बेटा क्या सच में वो आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, शायद, पर इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी पत्नी गुजर चुकी है और मैं उसकी पत्नी जैसी दिखती हूँ, इसलिए उसने मुझसे थोड़ी बातें की बस। यह सुनकर सुधीर ने राहत की सांस ली। वैसे भी पैसे वाले लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें तो अमीर लोगों का कड़वा अनुभव है। तुम्हारी रुद्र के साथ अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, पर गायत्री ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी बेशरम माँ ने उसे अपने ही जीजा को अपने जाल में फंसाने के लिए कहा था। तुम्हें पता है, यहाँ आने से पहले गायत्री ने मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। यह सुनकर अंतरा ने हैरानी से सुधीर की तरफ देखा और पूछा, अभी भी गायत्री में इतनी हिम्मत बची है कि आपको कॉल करके मिलने के लिए बुलाए? सुधीर ने एक आह भरी। तुम इतने सालों से विदेश में रहती हो, इसलिए तुम्हें वहाँ के हालात के बारे में कुछ पता नहीं है। गायत्री उसके किए पापों की सज़ा भुगत रही है। उसकी माँ की बातों में आकर पैसों के खातिर वो एक नाइट क्लब में काम करने लगी, और मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि नाइट क्लब कैसी जगह होती है। मैंने तो यह भी सुना है कि गायत्री ने अपना गर्भाशय निकलवा दिया है। उसे शायद कोई बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर जख्म हो रखे हैं। उन लोगों की हालत बहुत ख़राब है। अंतरा ने यह सब सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। यह रास्ता लता और गायत्री ने खुद ही चुना था, इसलिए अंजाम भी उनको ही भुगतना था। अब अगर गायत्री पछता भी रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। यह सब उसे तब सोचना चाहिए था जब उसने रुद्र को अपना निशाना बनाया था। तब उसे शायद यह लगा होगा कि चाहे वो कितने भी गलत काम कर ले, कोई कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंततः यह सब सोच रही थी, तब सुधीर की आवाज़ ने उसके ख्यालों को तोड़ा। पर बेटा, गायत्री बड़े मामा की इकलौती औलाद है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो शायद वो बीमारी उसकी जान ले लेगी। मुझे गायत्री की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा था। पूरी जिंदगी तो उस लता ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। गायत्री की ऐसी हालत देखकर उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलती। सुधीर की बातों में छिपे मतलब को अंतरा पहचान गई। मामा आपने गायत्री को कितने पैसे दिए हैं? यह सुनकर सुधीर थोड़ा घबरा गया। अरे नहीं नहीं, मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए बेटा, अंतरा ने शांति से कहा। अगर दिए भी है तो कोई बात नहीं मामा, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधीर ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा? अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, गायत्री ने हमेशा सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और बड़े मामा को उनकी बेटी की असलियत पता थी। और आपके साथ तो गायत्री ने कोई लेना देना ही नहीं रखा, इसलिए आपका अपनी भतीजी पर दया खाना बिल्कुल नॉर्मल है। यह सुनकर सुधीर ने कह दिया, मेरी कोई भतीजी नहीं है, मेरी सिर्फ एक भांजी है, और वो तुम हो। पर जिस दिन तुम्हारे बड़े मामा चल बसे थे, उस दिन तुम तो अब्रॉड थी, इसलिए उसकी चिता को आग देने वाला कोई नहीं था। मैं खुद ही उसे आग दे रहा था, लेकिन तब तक गायत्री वहां आ गई और कहने लगी कि वो अपने पिता को आग देना चाहती है। उस वक्त मैं उसके साथ बहस नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे आग देने दी। दाह संस्कार के बाद गायत्री मेरे पास आई और अपने हाथ पाँव के जख्म दिखाने लगी। उसने मुझे यह भी बताया कि अब वो सुधर चुकी है। उसके बाद उसने मुझसे पैसे मांगे। मेरे पास आखिरी कुछ 35-36 हज़ार रुपये बचे थे। वो सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। यह सब सुनकर अंतरा को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इतने साल इंडिया से दूर रहने के बावजूद गायत्री के बारे में उसे रेगुलर खबर मिलती रहती थी। जाहिर सी बात है कि ऋषभ उसे यह सब बताता था। ऋषभ ने अंतरा को बताया था कि लता के कहने पर गायत्री पैसों के लिए नाइट क्लब में आ रहे एक क्रिमिनल के चक्कर में पड़ गई थी। अब एक क्रिमिनल के साथ रिश्ता बनाने का अंजाम बुरा ही होगा। हालांकि गायत्री जिए मरे या जिंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी बिताए, इससे अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सुधीर से पूछा, पर मामा अगर आपने अपने सारे पैसे गायत्री को दे दिए तो आप क्या करोगे? सुधीर ने अंतरा को भरोसा दिया,
तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, अभी मेरे हाथ पांव सलामत है। मैं इंडिया जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा। कम से कम मैं अपना पेट तो पाल ही सकता हूँ। यह सुनकर अंतरा को दुख हुआ। उसने कहा, यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ इंग्लैंड चलो और मेरे साथ रहो। सुधीर ने तुरंत मना कर दिया। तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पर मैं दिन भर खाली नहीं बैठ सकता। मुझे कोई ना कोई काम चाहिए और वहाँ काम करने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं आती। मैं इंडिया में ही ठीक हूँ। तू मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर। अच्छे से काम कर, एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर ले, और जब मेरा नाती या नातिन आ जाएगा तब मैं उसके साथ खेलने आ जाऊंगा। सुधीर की यह बात पूरी होने से पहले ही अंतरा की आंखें लाल हो चुकी थी। वह अतीत का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई था जिसे लेकर वह अतीत में हमेशा फिक्रमंद रहती थी। यह सब बातें होने तक वो लोग अगले लोकेशन पर पहुंच गए और लोकेशन देखने के लिए बस से नीचे उतरे। इसी तरह उनका दिन थकावट में बीत गया। होटल पहुंचने तक रात के 11 बज चुके थे। ज़्यादातर लोग थक के चूर हो गए थे। सब लोग सीधे अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहते थे। जब अंतरा रिसेप्शन काउंटर के पास से गुजर रही थी, तब रिसेप्शनिस्ट ने उसे आवाज़ लगाई। एक्सक्यूज़ मी मिस चैनी, आपके लिए एक कुरियर आया हुआ है। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हो गई। रिसेप्शनिस्ट ने अंतरा को एक इन्वेलप दिया। वो काफ़ी पतला था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़े पेपर्स के अलावा और कुछ नहीं है। अंतरा ने रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू कहा और सुधीर को लेकर लिफ्ट की तरफ चली गई। सुधीर को उसके रूम तक छोड़ने के बाद वो अपने रूम में गई। सोफे पर बैठकर उसने इन्वेलप फाड़ा और अंदर से पेपर्स निकाले। वो A4 साइज़ के पेपर्स थे। अंतरा ने पेपर्स पढ़े तो पता चला कि वो ऑफ़र लेटर था। हो सकता है कि कंपनी के बॉस ने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट देखा था और अंतरा को अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहता था। और इत्तेफाक से यह वही इंग्लैंड वाली कंपनी थी जिसके बारे में अंतरा ने आज एलिस को बताया था कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। इस कंपनी का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। अंतरा ने ऑफ़र लेटर में पढ़ा कि वो लोग उसे सालाना 3 मिलियन पाउंड सैलरी देने के लिए तैयार है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट सैलरी मानी जाती है। अंतरा ने सीधा एलिस को कॉल लगाया। सामने की तरफ से फ़ोन उठते ही अंतरा ने पूछा, तुमने ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन के ईमेल का जवाब दे दिया? यह सुनकर एलिस कंफ्यूज हो गई। अभी तक तो नहीं। तुम बोलो तो अभी के अभी रिप्लाई कर देती हूँ। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अंतरा ने एलिस से कह दिया, नहीं, बाद में कर देना, अभी सो जाओ, बाय। इतना बोलकर अंतरा ने फ़ोन रख दिया। एलिस को समझ नहीं आया कि अंतरा ने किस लिए कॉल किया था। अंतरा ऑफर लेटर पकड़े ख्यालों में डूब गई। एलिस ने इस कंपनी के ईमेल का जवाब तक नहीं दिया था। उससे पहले ही उन लोगों ने अंतरा को ऑफर लेटर भेज दिया, वो भी होटल पर। उसके अलावा वो लोग अंतरा को टॉप सैलरी ऑफर कर रहे थे। इन सब की एक ही वजह हो सकती है कि कंपनी को बहुत पहले से ही अंतरा में इंटरेस्ट था, और देखा जाए तो यह सोने पर सुहागा वाली बात थी। कंपनी अंतरा से संतुष्ट थी और अंतरा भी इस कंपनी से। यह सब सोचते हुए अंतरा नहाने गई और फ्रेश होने के बाद सो गई। अगले दिन सुबह अंतरा सो रही थी, तब उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो स्क्रीन पर इंग्लैंड के IST नंबर वाले किसी लैंडलाइन से कॉल था। अंतरा ने फ़ोन उठाया तो सामने से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। क्या मेरी बात मिस चैनी से हो रही है? अंतरा ने हामी भरी। सामने वाले आदमी ने कहा, हाय जैनी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन से चार्ली बात कर रहा हूँ। मैं बस यह कंफर्म करना चाहता था कि आपको हमारा ऑफ़र लेटर मिला या नहीं। अंतरा ने जवाब में बताया, जी मिला, पर मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि आपको मेरा नंबर और होटल के बारे में कैसे पता चला? चार्ली ने कहा, दरअसल हमने अवार्ड ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करके आपकी डिटेल्स ली थी। अंतरा को याद आया कि अवार्ड से पहले उसने एक फॉर्म भरा था जिसमें उसने अपनी सारी डिटेल्स दी हुई थी। यह सब याद आते ही उसे राहत मिली, क्योंकि अगर गलत तरीके से उसकी जानकारी किसी को दी गई है तो उसे सतर्क होना पड़ता। वो यह सब सोच रही थी, तब चार्ली ने कहा, चैनी, हमारे CEO आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं और वो पर्सनली चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें।
अगर आपको सैलरी कम लग रही हो या किसी और चीज़ से प्रॉब्लम हो तो वो सब फिर से डिस्कस कर सकते हैं। आप कभी भी हमारे ऑफिस आकर बात कर सकती हैं। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। अगर अगले कुछ दिनों तक मैं किसी फैमिली मैटर की वजह से बाहर हूँ, मैं अगले हफ्ते लंदन लौटने वाली हूँ। यह सुनकर चार्ली ने कहा। ओके, तो फिर मैं आपकी अगले मंडे दोपहर 2 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। अंतरा इस बात से सहमत हुई और फिर फ़ोन कट कर दिया। तब तक डोरबेल बजी। अंतरा बेड से उतरी और बेडरूम से बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ऋषभ दिखा। ऋषभ ने हाथ में पकड़ा पार्सल दिखाया और कहा, मैं सुबह सुबह 10 किलोमीटर दूर जाकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया हूँ और तुम अब तक सो रही हो। टाइम देखा है कितने बजे हैं? अंतरा मुस्कुराई और उसे अंदर आने के लिए कहा। ऋषभ ने पार्सल टेबल पर रखा। उसकी नज़र वहाँ पर पड़े पेपर्स पर पड़ी। ऋषभ ने पेपर्स उठाकर पढ़ा और कहा, ओह, ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन का ऑफर लेटर। अच्छा है कि यह कंपनी भी लंदन में ही है। हालांकि यह इतनी बड़ी कंपनी है तो इनके दूसरे कंट्रीज़ में भी प्रोजेक्ट चलते होंगे। तुम्हें पूरी दुनिया में घूमना पड़ेगा। अंतरा को उसकी फिक्र नहीं थी, उसे किसी और बात की फिक्र हो रही थी। ऋषभ तुम शायद ऋषभ भूल गया था कि पिछली बार जब वो इस कमरे में आया था तब अंतरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर अभी उसका बर्ताव ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऋषभ ने जैसे अंतरा के मन के विचार पढ़ लिए हो। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं अब तक तुम्हारा दोस्त था तो आगे भी रह सकता हूँ, और पहले तो तुम्हारी ज़िंदगी में कबीर था, अब तो वो भी नहीं है। इसलिए कभी न कभी तुम मुझे पसंद करो, इसके अभी भी चांसेस हैं, तो मैं पीछे क्यों हटूं? यह सब सुनकर अंतरा हल्के से मुस्कुराई। ऋषभ ने टॉपिक बदलते हुए कहा, खैर तुम कब से इस कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हो? अंतरा ने जवाब में बताया, अगले मंडे। मैं लंदन जाऊंगी और मामा मुंबई। ऋषभ ने हामी भरी। उसके बाद दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अचानक अंतरा को सुधीर का कॉल आया कि ग्रुप के निकलने का वक्त हो गया है। वो तैयार है या नहीं? अंतरा को एहसास हुआ कि ऋषभ से बातें करने के चक्कर में वो नहाई तक नहीं थी। ऋषभ जाना तो नहीं चाहता था, पर अंतरा ने उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे से निकाला और फिर अंतरा जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। अगले कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। सुबह होते ही अंतरा और सुधीर ग्रुप के साथ निकल पड़ते और रात को लौटते। इसी के चलते एक दिन सुधीर की तबीयत खराब हो गई। अंतरा ने हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, पर सुधीर माना नहीं। सुधीर का कहना था कि उसे रोम का खाना नहीं सूट हो रहा था। अंतरा ने सोचा कि होटल के पास वाली सुपरमार्केट से सामान लाकर वो खुद ही अपने मामा के लिए खाना बना देगी। वो तैयार हुई और खिचड़ी सूप वगैरह का सामान लेकर आई और खाना बनाने में लग गई। अचानक डोर बेल बजी। अंतरा ने किचन से आवाज़ लगाई, मामा क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे प्लीज़? सुधीर धीरे से उठा और जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, हेलो मिस्टर बंसल, मैं आर्य कॉरपोरेशन के सीईओ का असिस्टेंट डेविड हूँ। मुझे मिस जानी से कुछ बात करनी थी। सुधीर डेविड को पहचानता नहीं था, लेकिन आर्य कॉरपोरेशन सीईओ का असिस्टेंट, यह सब सुनकर सुधीर को इतना ज़रूर समझ आ गया कि यह आदमी अंतरा के ऑफिस से आया होना चाहिए। सुधीर को एहसास हुआ कि अंतरा ने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था, पर उसके साथ घूमने के चक्कर में अंतरा का काफ़ी सारा वक्त बर्बाद हो गया था। सुधीर ने हंसते हुए तुरंत डेविड से कहा, अंदर आइए ना। दरअसल मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, इस वजह से जैनी काम नहीं कर पाई है। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या, जो आपको खुद यहाँ आना पड़ा? आप बैठिए, मैं उसे बुलाता हूँ। इतना कहने के बाद सुधीर ने आवाज़ लगाई, बेटा चैनी, जरा बाहर आना, तुम्हारे ऑफिस से कोई तुमसे मिलने आया है। अंतरा किचन में थी, इसलिए उसने सुधीर और डेविड के बीच हुई बातचीत नहीं सुनी थी। उसने सिर्फ इतना सुना था कि सुधीर उसे बाहर बुला रहा था। अंतरा ने स्टोव बंद किया, अपने हाथ पोंछे और जल्दबाजी में बाहर निकली। बाहर डेविड को देखते ही वो दंग रह गई। डेविड ने कहा, हेलो मिस जैनी। सुधीर अंतरा के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, बेटा मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, तुम इसके साथ बात कर लो। मेरी वजह से अपना काम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
इतना कहने के बाद सुधीर गेस्ट रूम में चला गया। डेविड ने सदमे में खड़ी अंतरा से कहा, मिस जैनी, बिना बताए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंतरा ने खुद को संभाला और अपने बाल पीछे करते हुए उसने डेविड को बैठने के लिए सोफे की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं, पहले आराम से बैठिए। क्या पिएंगे आप? डेविड ने मना किया। कुछ नहीं, मुझे बस आपसे थोड़ी बात करनी है। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और डेविड के सामने बैठ गई। बताइए क्या बात है? डेविड ने मुस्कुराते हुए अपनी बैग से कुछ पेपर्स निकाले और सेंटर टेबल पर रखकर अंतरा की तरफ आगे किए और कहा, दरअसल हमारे सीईओ को लगता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो, इसलिए वो आपको हमारी कंपनी में चीफ डिज़ाइनर की पोस्ट के लिए हायर करना चाहते हैं और इसके लिए आपको जो भी सैलरी चाहिए, जितने भी बेनिफिट्स चाहिए, आप मांग सकती हैं। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, कबीर जिंदल, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? डेविड अंतरा के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सॉरी, पर मैं पहले ही ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन से कमिट कर चुकी हूँ कि मैं उनकी कंपनी ज्वाइन करूँगी। इनफैक्ट मैं कल ही लंदन के लिए निकल रही हूँ। यह सुनने के बाद डेविड काफ़ी देर तक कुछ बोला नहीं, इसलिए अंतरा ने आगे कहा, आपको तो इस कंपनी के बारे में पता ही होगा। डेविड ने अपना सर हाँ में हिलाया। मुझे ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। उन लोगों का यूरोप की मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैं तो बस यह सोच रहा था कि उन लोगों ने आपको ऐसा भी क्या ऑफ़र और बेनिफिट्स दिए होंगे जो आपने उन्हें इतनी जल्दी कमिट भी कर दिया। मेरा मतलब है, फ़िलहाल आप काफ़ी डिमांड में हो। हर एक कंपनी आपको हायर करना चाहती है। आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले कम से कम कंपेयर कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारी कंपनी में पूरी की पूरी यंग टीम है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप जो भी सैलरी चाहो वो मांग सकती हो। हमारे सीईओ आपको किसी बात के लिए इनकार नहीं करेंगे। अंतरा के चेहरे पर ताने वाली मुस्कुराहट आ गई। आपके सीईओ पर्सनली इस बारे में मुझसे बात करके गए थे और मुझे याद है कि मैंने उन्हें भी साफ इनकार कर दिया था। डेविड ने कहा, मुझे पता है, पर वो बात अलग है। हमारे बॉस कभी भी हायरिंग प्रोसेस में नहीं पड़ते। यह सब काम हमारा है और मुझे लगता है कि मेरे पास बेटर नेगोशिएशन स्किल्स हैं। अंतरा ने जवाब में कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जैसा कि मैंने कहा, मैं ऑलरेडी ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन को कमिटमेंट दे चुकी हूँ। अब मैं बैकआउट नहीं कर सकती ना। डेविड ने जोर दिया, हमारी इंडस्ट्री किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन हो। अगर आप एक बार हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देंगी तो बाकी सब हम संभाल लेंगे। डेविड की यह बात सुनकर अंतरा को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। बात यह है कि मैं अपनी खुशी से ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ, ना कि सैलरी और बेनिफिट्स की वजह से। यह सुनकर डेविड ने एक गहरी सांस ली। मतलब आपने अपना मन बना ही लिया है? अंतरा ने हामी भरी। डेविड निराश हो गया। उसने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ पेपर्स वापस अपने बैग में रखे और कहा, तब तो मैं आपको अपना फैसला बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, पर आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आर्य कॉरपोरेशन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आगे चलकर अगर आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करने का मन हो तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। इतना बोलने के बाद डेविड खड़ा हुआ और कहा, बाय द वे मिस जैनी, सूप की खुशबू काफ़ी अच्छी है। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। उसने ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। अगर आपको टेस्ट करना है तो थोड़ी देर रुक जाइए, अभी तैयार हो जाएगा। डेविड ने साफ मना कर दिया, मैं तो बस सीईओ का असिस्टेंट हूँ। अगर मैंने यहाँ रुककर आपके हाथ का सूप पिया तो मेरे बॉस नाराज़ हो सकते हैं। गुड बाय मिस जैनी। अंतरा ने भी बाय बोला। डेविड के जाने के बाद अंतरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेविड इस तरह अचानक क्यों आ गया था। उसने जो भी बातें की थी उसका कोई तो मतलब था। इसके अलावा वो अंतरा को आजमा रहा था। अंतरा को मन ही मन थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि मिस्टर सैडो से खुद बात नहीं बनी तो उसने चालाकी से अपने असिस्टेंट को उसे मनाने भेज दिया। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब सुधीर कमरे से बाहर आया।
तुम्हारी कंपनी का वो आदमी चला गया। अंतरा ने हामी भरी और किचन में चली गई और फिर से स्टोव जलाया। सुधीर उसके पीछे पीछे आया और कहा, तुमने उसे खाना खाने के लिए भी नहीं रोका? विदेश में एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी के लिए इतना तो करना ही चाहिए। खाना तो दूर, तुमने उसे एक गिलास पानी तक नहीं दिया। बेटा, हम मेहमानों से इस तरह नहीं पेश आते। अंतरा अपने ही ख्यालों में थी, इसलिए उसने हामी भर दी और फिर से खाना बनाने में लग गई। उसे अच्छी तरह से पता था कि डेविड यहाँ मेहमान बनने नहीं बल्कि पैरवी करने आया था। अंतरा को यह भी पता था कि मिस्टर शैडो उसके बेकार के बहाने से बेवकूफ़ नहीं बना था। हालांकि फिर भी अंतरा को उसकी कोई परवाह नहीं थी। मिस्टर शैडो तो वैसे भी मुंबई लौट चुका था और अंतरा खुद लंदन जा रही थी और वो 2 बार मिस्टर शैडो का ऑफ़र ठुकरा चुकी थी, इसलिए आगे फिर से उनकी मुलाकात होने की कोई वजह नहीं बची थी। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब फिर एक बार डोर बेल बजी। सुधीर ने जाकर दरवाज़ा खोला। इस बार ऋषभ आया था। उसने अंदर आते ही हवा में सूंघते हुए कहा, वाह, आज तो ज़्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कोई चटपटी डिश बन रही है। सुधीर ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज खिचड़ी और सूप बन रहा है। शायद आपको इस तरह का सादा खाना पसंद नहीं होगा। ऋषभ ने जवाब में कहा, अरे अंतरा के हाथ के बने सादे चावल भी मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, पर अभी तक खाना बना क्यों नहीं? रोज़ तो इस टाइम पर बन जाता है, सुधीर ने बताया। दरअसल वो अंतरा की कंपनी से कोई आया था। उसके साथ बात करने में अंतरा को थोड़ी देर हो गई। यह सुनकर ऋषभ हैरान रह गया। वो किचन में गया। यह ब्रिलियंट स्टार वाले कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? जब कल तुम जाने ही वाली हो तो आज किसी एम्प्लॉय को यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत थी? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी काफ़ी डिमांड है। अंतरा ने ऋषभ की गलतफहमी दूर नहीं की। उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, टेबल लगा दो, खाना अभी तैयार हो जाएगा। ऋषभ ने हामी भरी और बर्तन निकालते हुए पूछा, वैसे कल कितने बजे की फ़्लाइट है? अंतरा ने बताया, सुबह 7 बजे की, क्योंकि दोपहर को 2 बजे तो कंपनी में अपॉइंटमेंट है, इसलिए ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। ऋषभ ने टेबल तैयार करते हुए कहा, ठीक है, मैं सुबह तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊँगा। अंतरा ने तुरंत मना कर दिया, मैंने ऑलरेडी कार बुक कर ली है, तुम्हें जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मुंबई वापस चले जाओ। कितने लंबे अरसे से तुम अपनी फैमिली से नहीं मिले हो। यह सुनकर ऋषभ ने कह दिया, मुझे वापस नहीं जाना। अंतरा ने दलील की, तुम्हें अपने परिवार की बिल्कुल नहीं पड़ी। अगर मेरा तुम्हारे जैसा परिवार होता तो मैं तो इंडिया कभी नहीं छोड़ती। उसके यह बोलते ही ऋषभ ने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लो, मेरा परिवार भी तुम्हारा बन जाएगा। अंतरा ने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस ली। फिर से वही बात। ऋषभ दलील करना चाहता था, पर तब तक सुधीर भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। इसलिए अंतरा ने इशारा करके ऋषभ को इस मुद्दे पर कोई बात ना करने के लिए कहा। ऋषभ के पास कोई चारा नहीं था। उन लोगों ने बातें करते करते साथ खाना खाया। सुधीर और अंतरा को सुबह जल्दी उठकर एयरपोर्ट जाना था, इसलिए खाना खाने के बाद ऋषभ और सुधीर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। हालांकि ऋषभ अंतरा को अच्छे से बाय बोलना चाहता था, पर सुधीर के रहते हुए उसे भी उसके साथ ही निकलना पड़ा। उन दोनों के जाने के बाद अंतरा भी जल्दी सो गई। अगले दिन सुबह अंतरा सुधीर को उसके रूम से लेने गई। वो दोनों नीचे आकर गाड़ी में बैठे। वो लोग थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, ताकि पिछली बार की तरह ट्रैफिक भी लग जाए तो भी उनकी फ़्लाइट मिस ना हो। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दोनों के अलग होने का टाइम हो गया, क्योंकि सुधीर मुंबई जा रहा था और अंतरा लंदन। अंतरा सुधीर के गले लग गई। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, अपना ख्याल रखना मामा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आधी रात को भी फ़ोन कर देना। सुधीर ने अंतरा के सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, और तू मेरी बिल्कुल फ़िक्र मत करना, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इतनी बात करने के बाद दोनों अपने अपने बोर्डिंग गेट की तरफ चले गए। अंतरा ने अपनी फ़्लाइट में बैठने के बाद एक बार सुधीर को कॉल करके कंफर्म कर लिया कि वो अपनी फ़्लाइट में बैठ गया है। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। वो सुधीर से बात कर रही थी, तब तक उसकी फ़्लाइट में फ़ोन स्विच ऑफ करने की अनाउंसमेंट हो गई।
इसी के साथ हवाई जहाज़ के पहियों ने घूमना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन पहियों ने रोम की धरती छोड़ी और आसमान में उड़ान भरी। लगभग 3 घंटे बाद अंतरा की फ़्लाइट लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई। अंतरा एयरपोर्ट से सीधे ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन के ऑफिस गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा, हाय, मेरा नाम जैनी है, मेरी अभी अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सर हिलाया। जी जी, सर का अभी कुछ देर पहले ही कॉल आया था, वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ आइए। इतना बोलकर रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई और अंतरा को लिफ्ट के अंदर लेकर गई और 22 नंबर का बटन दबाया। ऊपर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही सामने एक बड़ा सी ऑफिस दिखाई दिया। दरवाजे के बाहर छोटा सा बोर्ड था जिस पर इंग्लिश में लिखा था CEO's ऑफिस। रिसेप्शनिस्ट आगे गई और दरवाजे पर नॉक करके कहा, सर, मिस जैनी इज हियर। उसने अंदर से जवाब सुनकर हाँ में सर हिलाया और अंतरा को अंदर जाने के लिए कहा। अंतरा मुस्कुराई और कैबिन के अंदर चली गई। अंतरा ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन के CEO के कैबिन के अंदर दाखिल हुई। CEO को देखकर अंतरा को लगा कि वो ब्रिटिशर था। उसकी उम्र 30-35 साल के बीच होनी चाहिए। वो काफ़ी गोरा था और उसके बाल भूरे थे। उसकी आंखें नीले रंग की थी। अंतरा को देखते ही उसने कहा, हेलो मिस जैनी, वेलकम टू आवर ब्रिलियंट स्टार। अंतरा मुस्कुराई, आई एम वेरी ऑनर्ड। CEO ने कहा, मैंने आपकी अवार्ड सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट देखा था। मैं आपको बता दूं कि टीवी से ज़्यादा आप रियल में खूबसूरत लग रही हैं। यू आर रियली एन इंडियन ब्यूटी। अंतरा ने उसका शुक्रिया अदा किया। CEO ने काम की बात शुरू की। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम एडम स्मिथ है। जैसा कि आप जानती ही होंगी कि मैं ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन का करंट CEO हूँ। मैंने हाल ही में यह कंपनी टेक ओवर की है और मैं जल्द से जल्द अपनी एक मजबूत टीम बनाना चाहता हूँ। आपका प्रोफेशनलिज्म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको डिज़ाइन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की पोस्ट के लिए हायर करना चाहता हूँ। आपको हमारी कंपनी से ऑफ़र लेटर मिल गया होगा तो सैलरी और बेनिफिट्स वगैरह तो पता ही चल गए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से एतराज़ है तो मुझे बता सकती हो। जहाँ तक मेरे बस में रहेगा मैं आपको निराश नहीं करूँगा। यह सब सुनकर अंतरा को अचानक एहसास हुआ कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ अवार्ड वाकई में बहुत मायने रखता है। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। आखिरकार अब उसकी एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के करियर की शुरुआत होने जा रही थी। अंतरा ने कहा, सैलरी और बाकी बेनिफिट से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे एक बात पूछनी थी। एडम ने तुरंत कहा, प्लीज़ बताओ, तुम्हें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। अंतरा मुस्कुराई, मुझे बस छुट्टियों के बारे में जानना था। दरअसल मेरे एक फैमिली मेम्बर इंडिया में रहते हैं और दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर साल मैं वहाँ पर दिवाली मना सकूँ। यह सुनकर एडम ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा, आई सी, लेट्स डू वन थिंग। मैं कंपनी की तरफ से तुम्हें एक घर दिलवाता हूँ। तुम अपने फैमिली को दिवाली पर यहीं बुला लो, यह बेटर रहेगा ना। अंतरा थोड़ी शर्मिंदा हुई। दरअसल वह मेरे मामा हैं। अभी तक हम रोम में साथ ही थे, पर उन्हें अब्रॉड का माहौल बिल्कुल सूट नहीं करता। उनकी तबीयत खराब हो जाती है, यू नो। एडम ने तुरंत फैसला ले लिया। ठीक है, फिर मैं दिवाली पर तुम्हारे लिए 15 दिन की एक्स्ट्रा पेड लीव्स अप्रूव कर देता हूँ। हालांकि तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि इसके चलते तुम्हारा काम डिस्टर्ब ना हो। तुम्हें एडवांस में काम खत्म करना होगा। क्या कहती हो, यह ठीक रहेगा? अंतरा ने हामी भरी। एडम ने आगे कहा, तो फिर मुझे अब यही कहना चाहिए कि वेलकम ऑन बोर्ड। आई होप कि तुम्हारे हमारी टीम ज्वाइन करने से ब्रिलियंट स्टार नई ऊंचाइयां छू सके। अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, आई विल डू माई बेस्ट। एडम ने इंटरकॉम उठाया। ठीक है, मैं HR डिपार्टमेंट को तुम्हारी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए बोल देता हूँ। उसके कुछ देर बाद ही अंतरा के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा गया। HR मैनेजर ने कहा, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने 15 दिन की एक्स्ट्रा पेड लीव्स ऐड करवा दी हैं।
एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। अगर आपको किसी और चीज़ से एतराज़ हो तो मुझे बताइए। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस कंपनी पर भरोसा है। यह कहकर अंतरा ने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ साइन कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अंतरा के नाम की नेम प्लेट बनाना, कंपनी की उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी बनाना वगैरह का काम चला। ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन में हर एक एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी था, इसलिए अंतरा का भी नाप वगैरह लिया गया। यह सब होते होते शाम हो गई। आखिर में मैडम ने अंतरा से पूछा, बाय द वे तुम्हारे पास रहने की जगह तो है ना? अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया। मैं बस ज्वाइनिंग हो जाए उसी का इंतज़ार कर रही थी, अब घर ढूंढूंगी। एडम ने कहा, कंपनी का एक घर है, हालांकि उस घर की कंडीशन शायद अच्छी ना भी हो। अगर तुम चाहो तो टेम्परेरी वहाँ रह सकती हो। जब तुम्हें अपनी पसंद का घर मिल जाए तो शिफ्ट हो जाना। यह सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि उसने इस कंपनी को पसंद करके कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, यहाँ तक कि उसका बॉस भी उसकी काफ़ी मदद कर रहा है। अंतरा ने कंपनी के उस घर में रहने के लिए अप्लाई कर दिया। तुरंत ही उसे अप्रूवल मिल गया। वो सीधा अपना सामान लेकर उस घर में चली गई। अगले दिन से ही अंतरा ने काम शुरू कर दिया। वो ऑफिस टाइम से 1 घंटा जल्दी आ गई और काम पर लग गई। वो काम में इतनी डूबी हुई थी कि कब दोपहर हो गई और लंच टाइम हो गया उसे पता ही नहीं चला। हालांकि अंतरा को भूख नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ कॉफ़ी पीने ऑफिस के कैंटीन में चली गई। जब वो अपनी कॉफ़ी बना रही थी तब उसने कंपनी के मेल एम्प्लॉयज़ की फुसफुसाहट सुनी। हमेशा की तरह सब लोग अंतरा की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे। अंतरा ने उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक अंतरा का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर ऋषभ का नाम पढ़ा। उसके फ़ोन उठाते ही सामने से ऋषभ ने कहा, चैनी मेरी दोस्त, मेरी यार, तुम कितना काम करती हो। तुम्हारी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ खाना खाने के लिए नीचे आ चुके हैं, पर तुम अब तक नहीं आई। ब्रिलियंट स्टार वाले नए एम्प्लॉयज़ से उपवास करवाते हैं क्या? ऋषभ की बात सुनकर अंतरा चौंक गई। तुम लंदन पहुंच गए? ऋषभ ने जवाब में कहा, सिर्फ पहुंचा ही नहीं, पिछले 1 घंटे से तुम्हारे ऑफिस के नीचे खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, पर तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है। अंतरा ने हंसते हुए बताया कि वो तुरंत नीचे आ रही है। जनवरी का महीना था, इसलिए लंदन में ठंड काफ़ी थी। अंतरा जब नीचे आई तो उसने देखा कि ऋषभ ने ब्लैक कलर का ओवरकोट पहन रखा था। अंतरा को देखते ही ऋषभ उसके गले लग गया। अंतरा ने उसे खुद से दूर किया और कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्या खाओगे यह बताओ। यह सुनकर ऋषभ ने नाटक करते हुए कहा, ओह माय गॉड, ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन की डायरेक्टर ऑफ द डिज़ाइन डिपार्टमेंट मुझे लंच डेट पर इनवाइट कर रही है। आज का दिन मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा भगवान। अंतरा कुछ बोलने जा रही थी, पर उससे पहले ऋषभ उसके गले लग गया और उसके गाल पर एक किस कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऋषभ ने फ़ोन पर अपनी इस हरकत का फ़ोटो भी क्लिक कर लिया। यह देखकर अंतरा चौंक गई। ऋषभ अपने फ़ोन पर फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रहा था। कितने साल पापड़ बेलने के बाद एक किस करने को मिली है। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऋषभ ने अपना फ़ोन वापस पॉकेट में रखा और कहा, मैंने सोच लिया है अंतरा, अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अंतरा को समझ नहीं आया कि ऋषभ क्या कहना चाहता है। ऋषभ ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अभी तुम भी सिंगल हो तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकता। रोम में तुम्हारे मामा साथ थे इसलिए मैं चुप था, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अंतरा ऋषभ को समझाने लगी, देखो ऋषभ तुम। अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले ऋषभ ने कह दिया, कुछ मत बोलो, जब तक तुम मानोगी नहीं तब तक मैं तुम्हें मनाता रहूँगा। एक ना एक दिन तुम्हें मेरा प्यार समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाकर रखूँगा। यह काम ना ही रुद्र ने और ना ही कबीर ने किया है, याद रखना। यह बोलने के बाद ऋषभ ने तुरंत अंतरा को एक छोटे बच्चे की तरह उठा लिया और हवा में ऊपर फेंका और वापस पकड़ लिया। अंतरा इतनी घबरा गई कि उसके मुंह से चीख निकल गई, ऋषभ क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ऋषभ उसे अपने हाथ में उठाकर चलने लगा और हंसते हुए कहने लगा, मैं गलत था, मुझे तुम्हें कभी पूछना ही नहीं चाहिए था।
तुम पर सीधा अपना हक जताना चाहिए था। तुमने मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। आखिर अंतरा के कहने पर ऋषभ ने उसे नीचे उतारा। अंतरा को लगा कि फिलहाल ऋषभ से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अंतरा ने वादा किया था कि वो ऋषभ को खाना खिलाएगी, इसलिए ऋषभ ने एक जापानीज़ रेस्टोरेंट चुना। खाना खाने के बाद ऋषभ थोड़ा घूमना चाहता था, इसलिए वो टहलने निकल पड़ा और अंतरा अपने ऑफिस वापस आ गई। ऑफिस आते ही अंतरा को नई खबर मिली। एचआर मैनेजर ने अंतरा को बताया, जैनी, तुम्हारी असिस्टेंट एलिस भी आ चुकी है और उसकी भी ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है। उसका डेस्क तुम्हारे कैबिन के बाहर रहेगा, ठीक है ना? अंतरा की एचआर से अभी इंटरकॉम पर बात चल ही रही थी, तब एलिस ने उसकी कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया और मुस्कुराते हुए अंदर आई। अंतरा भी मुस्कुराई और इंटरकॉम पर एचआर मैनेजर से कहा, सॉरी पर एलिस का डेस्क मेरी कैबिन के अंदर ही सेट करवा दो प्लीज़। एचआर ने दलील की, लेकिन हमारी कंपनी में जनरली यही होता है कि असिस्टेंट का डेस्क कैबिन के बाहर ही रखते हैं, क्योंकि असिस्टेंट के पास ही पूरे दिन कॉल्स और विजिटर्स आते हैं। अगर तुम्हारी असिस्टेंट का डेस्क तुम्हारे साथ रखा तो तुम्हारा काम डिस्टर्ब होगा। अंतरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एलिस के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे उसे अपने साथ रखने की आदत है। इतना कहने के बाद अंतरा ने फ़ोन रख दिया और एलिस से पूछा, तो कब पहुँची लंदन? एलिस ने बताया, आज सुबह ही, और एयरपोर्ट से सीधे यहीं पर चली आई और ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी की। उन दोनों की बातें चल रही थी, तब तक ऑफिस के स्टाफ वाले एलिस का डेस्क सेट करने आए। उन लोगों ने स्टेशनरी वगैरह रखा और कंप्यूटर इंस्टॉल किया। कुछ ही देर में एलिस का डेस्क भी तैयार हो गया। एलिस बहुत खुश थी। अंतरा की वजह से उसे भी ब्रिलियंट स्टार जैसी कंपनी ज्वाइन करने को मिली थी। उसके बिना बोले ही उसकी सैलरी सीधा डबल हो गई थी। अंतरा एलिस का चेहरा देखकर समझ गई थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने मजाक में कहा, लेडी एलिस, अगर खुश हो लिया हो तो अब थोड़ा काम कर लें। एलिस अंतरा को सलामी करते हुए बोली, यस बॉस। अंतरा ने हंसते हुए कहा, मेरे मेल बॉक्स पर कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में ईमेल आए हैं, उन्हें फ़िल्टर करके सिर्फ उतने ईमेल्स मुझे भेज दो। एलिस ने हामी भरी और तुरंत काम पर लग गई। डिज़ाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होने के नाते अंतरा को कंपनी के हाल में चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी था और कौन से प्रोजेक्ट के पूरा होने की क्या डेडलाइन थी, यह जानना सबसे ज़रूरी था। एलिस एक एक करके वो ईमेल्स अंतरा को देती गईं और अंतरा पढ़ती गई। ब्रिलियंट स्टार कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर इंग्लैंड में था, पर उसके हाल के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एशिया में चल रहे थे। यूरोप ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए कंपनी की इनकम बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एशिया पर ज़्यादा फोकस किया हुआ था और उसमें भी साउथ ईस्ट एशिया में इनके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे। अब 3 प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन के चलते अटके हुए थे। थाईलैंड में ऐसा ही एक मामला था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें बुद्धिस्ट सिंबल्स जैसी थी, तो वहाँ के लोगों को लग रहा था कि यह उनके भगवान का अपमान हो रहा है, इसलिए प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया था। यह मामला एडम ने भी अंतरा को बताया था। अंतरा को जल्द से जल्द वहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन में बदलाव करने थे और साथ ही साथ जितना हो सके उतना कॉस्ट बचाकर कंपनी को प्रॉफिट भी करवाना था। अंतरा वो डिज़ाइन ध्यान से देख रही थी, तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ और एक 50 साल के आसपास का सुनहरे बाल वाला आदमी अंदर आया। आई एम सॉरी जैनी, पर बाहर तुम्हारी असिस्टेंट नहीं दिखी तो मुझे डायरेक्ट अंदर आना पड़ा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, पर आप कौन? उस आदमी ने जवाब में बताया, मेरा नाम बॉब है, मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट का ही एम्प्लॉय हूँ। मैं थाईलैंड वाला प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। शायद तुम्हें पता ही होगा कि उस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन में चेंजेस करने हैं। मैंने सुना कि तुम डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छी हो, तो सोचा कि मुझे इस प्रॉब्लम का तुमसे कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ की कंस्ट्रक्शन टीम बहुत प्रेशराइज कर रही है। अगर उन्हें आज फाइनल डिज़ाइन की ब्लूप्रिंट नहीं मिली तो वो टेम्परेरी हमारी कंपनी के साथ काम करना बंद कर देंगे। यह सुनकर एलिस ने तुरंत ही मना कर दिया, वो लोग पागल हो गए हैं क्या? इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट देखा है, उसे देखते ही किसी को चक्कर आ जाए।
उसे समझने में ही 2 दिन लग जाएंगे, तो एक दिन में डिज़ाइन कैसे चेंज हो सकता है? एलिस की बात सुनकर बॉब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि अब तमाशा देखने में मज़ा आएगा।